गुड इवनिंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हमने डिफ्यूज़न डिस्कस कर लिया था और ऑस्मोसिस डिस्कस करा था। एक बारी फटाफट से रिवाइज करते हैं। डिफ्यूज़न के अंदर हमने क्या देखा था कि एक बीकर लिया था हमने, ठीक है ना, एक बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करा था, है ना, कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या था, डीप ब्लू कलर था। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बोला कि एक और सॉल्यूशन आप ऐड करो जिसकी कंसंट्रेशन या तो कम हो, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, नहीं तो आप वाटर ऐड कर दो। और इतना केयरफुली ऐड करना है आपने कि जो बॉटम वाला सॉल्यूशन है इसमें कम से कम डिस्टर्बेंस आए। तो आपने ऊपर ऐड कर दिया था पानी, वाटर, या तो आपने वाटर ऐड कर दिया था या आपने डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया था। आपने ऑब्जर्व करा कुछ टाइम बाद, 2 से 3 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि पूरे सॉल्यूशन का जो कलर था वो यूनिफॉर्म हो गया था। तो इसका मतलब हुआ क्या, कुछ पार्टिकल्स यहां से निकल के यहां चले गए। भाई सॉल्यूशन क्या है, नीचे कंसंट्रेटेड है, ऊपर है डाइल्यूट, तो कुछ पार्टिकल निकल के यहां से यहां जाएंगे। तो एक बात बताओ, इधर भी तो कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, तो इधर से भी तो निकल के पार्टिकल इधर आएंगे, इधर ज़्यादा जाएंगे, इधर कम आएंगे। अगर मैं सॉल्यूट पार्टिकल के बारे में बात करूं तो नेट फ्लो कहां पर होगा, नेट फ्लो ऊपर ही होगा, और जो सॉल्यूशन का कलर होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है जो कलर होगा वो ना तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा, इन दोनों के बीच में होगा। इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के अंदर कोई मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन के अंदर कोई मेम्ब्रेन होती है, नहीं होती है ना। तो फटाफट से पॉइंट लिख लो डिफ्यूजन के बारे में। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट present in the solution present in the solution and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called diffusion. The spontaneous mixing of the particles of the solute present in the solution and the solvent present above the solution to form a homogeneous mixture is called diffusion. Just as the term is used for the spontaneous mixing of gases, to form homogeneous mixtures. Just as the term is used for the spontaneous mixing of gases to form homogeneous mixtures. ठीक है जी। अभी हम डिफरेंसेस भी लिखेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसी एक्सपेरिमेंट को आपने फिर से करना है, बट कंडीशन क्या थी, बीच में आप रख दोगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM शॉर्ट फॉर्म में। पूरा नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, अपने में से वाटर मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास होने नहीं देता। तो यहाँ पे आप रखोगे कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसका कलर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है डीप ब्लू होगा। और यहाँ पे आप डाइल्यूट
डाइल्यूट कॉपर सल्फेट रख सकते हो या सिंपली वाटर भी रख सकते हो। तो ऑस्मोसिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो होता है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ भी फ्लो करेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से नेट मूवमेंट पूछूं तो यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो यही लिखवाया था मैंने, द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन और फ्रॉम सॉल्वेंट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इतना लिख लिया था हम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, सबसे पहले एक एग लिया, सुनना पहले आपने क्या करा, एग लिया और एग की आउटर लेयर को डिसॉल्व कर दिया। वो जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो शेल होती है उसको डिसॉल्व करा। कैसे डिसॉल्व करोगे, इसको उठा के आप HCl में डाल दो, एसिड में डाल दो बेसिकली। अरे कैल्शियम कार्बोनेट और HCl के बीच में रिएक्शन होगी, 10th में आप लोगों ने पढ़ी थी ना ये, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर, और क्या बनेगा, CO2। आप लोगों ने यही तो पढ़ा था, जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट, वाटर एंड CO2। मतलब डिपेंड करता है, वैसे सॉल्ट और वाटर ही जनरली बोला जाता है, बट कुछ केसेस के अंदर CO2 भी प्रोड्यूस हो जाता है। हमारी आउटर लेयर जो एग की शेल होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी, होगी डिसॉल्व। उसके बाद एक मेम्ब्रेन आ जाती है, एग की जो आउटर शेल होती है उसको रिमूव करने के बाद भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है ना, वो जो मेम्ब्रेन होती है, वो जो एग की मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी। ठीक है ना, मेम्ब्रेन beneath दी शेल ऑफ एग। ठीक है, ये आपकी किसकी तरह बिहेव करेगी, SPM की तरह बिहेव करेगी, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही पास होने देता है और किसी को पास होने नहीं देता, सॉल्यूट वगैरह पास नहीं कर पाएंगे। अब आपने क्या करना है, आउटर शेल को रिमूव करने के बाद जो एग आएगा उसको आप वाटर में रख देना है, पानी में रख दिया। भाई जाहिर सी बात है, वाटर आपका बाहर होगा, है ना, यहां सब जगह पानी होगा, वाटर 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 वाटर। ठीक है जी, अब आप मुझे बताओ, आपको SPM भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, और अंदर भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन उसकी हाई है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो करेगा, यहां से अंदर फ्लो करेगा या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर जाएगा। जब वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाहर से अंदर की तरफ एंटर करेंगे तो एक क्या करेगा, स्वेल कर जाएगा। जरा सोचना, बड़े अच्छे से याद करा दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ रखा है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, चली जाती है, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर चली जाती है, तो इधर पानी चला गया अंदर, एंडोऑस्मोसिस। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इस एग को लो, आफ्टर रिमूविंग द आउटर लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट वाली लेयर को रिमूव करने के बाद अब आपने इस एग को उठा के डालना है कंसंट्रेटेड HCl के अंदर, NaCl सॉल्यूशन के अंदर उठा के डाल दो, NaCl सॉल्यूशन के अंदर उठा के डाल दो। अब की बार जो वाटर का फ्लो होगा वो अंदर से बाहर होगा। बाहर आपने ज़्यादा कंसंट्रेशन रख दी, अंदर कम कंसंट्रेशन हो गई, तो अब की बार जो वाटर का फ्लो होगा वो अंदर से बाहर होगा। अंदर से बाहर होगा तो एग क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक करेगा, बाहर निकल रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। फटाफट से लिखो, टेक टू एग्स, remove the outer shells of the egg, take 2 eggs, remove the outer shells of the eggs, remove the outer shells of the eggs by dissolving them,
in hydrochloric acid, by dissolving them in hydrochloric acid. Full stop करते हुए, place one egg in water, place one egg in water and the other in sodium chloride solution, and the other in sodium chloride solution. एक एग को आपने रखना है पानी के अंदर जो जस्ट अभी बताया, दूसरे एग को आपने ऐड करना है NaCl सॉल्यूशन के अंदर. द फॉर्मर स्वेल्स, पहला वाला केस के अंदर एग आपका स्वेल कर जाएगा. द फॉर्मर स्वेल्स वेयर एज द लेटर श्रिंक्स, वेयर एज द लेटर LATTER बाद वाला, वेयर एज द लेटर श्रिंक्स. फुल स्टॉप करते हुए लिख लो, द मेंबर बीनीथ द आउटर शेल, सॉरी मेंबर नहीं मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन बीनीथ द आउटर शेल, द मेम्ब्रेन बीनीथ द आउटर शेल ऑफ एन एग, द मेम्ब्रेन बीनीथ द आउटर शेल ऑफ एन एग acts as a semi permeable membrane. ठीक है जी. अगर यही एक्सपेरिमेंट आप ग्रेप्स के साथ कर लो, सेम एक्सपेरिमेंट, ग्रेप्स लो, उठा के डाल दो कहाँ पर, पानी में, तो स्वेल कर जाएगा. और ग्रेप्स को उठा के NaCl सॉल्यूशन में डालोगे तो श्रिंक कर जाएगा. सेम वही कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है ना. पहले वाले केस के अंदर पानी अंदर से बाहर आएगा, सॉरी बाहर से अंदर जाएगा, और दूसरे वाले केस के अंदर ग्रेप से पानी निकल के आपका बाहर चला जाएगा. तो इसमें आप लिख लो, इफ वी पुट ग्रेप्स इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इफ वी पुट ग्रेप्स इन अ कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, तो श्रिंक हो जाएगा. If we put grapes in a concentrated solution of NaCl, the grapes shrink. सेम वही कॉन्सेप्ट है एग वाला. और अगर आप ग्रेप या किशमिश को उठा के पानी में डालोगे तो क्या होगा, वो स्वेल हो जाएगा. तो लिख लो, क्या लिखा आपने, इफ वी पुट ग्रेप्स इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, द ग्रेप्स श्रिंक, बट इफ वी पुट किशमिश और grapes into pure water they swell. ठीक है जी. नेक्स्ट लाइन से लिख लो, when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, to come out through the membrane, it is called exoosmosis. It is called exoosmosis. फुल स्टॉप करते हुए, when the membrane permits the solvent molecules, when the membrane permits the solvent molecules to enter inside, when the membrane permits the solvent molecules to enter inside, it is called endoosmosis. It is called endoosmosis. ठीक है जी. दोबारा सुन लेते हैं. आपने क्या लिया, एग लिया, एग की आउटर लेयर को डिसॉल्व कर दिया. कैसे डिसॉल्व करा, HCl में डाल दो. आउटर लेयर डिसॉल्व करने के बाद एक मेम्ब्रेन आ जाएगी जो आउटर लेयर के जस्ट नीचे होती थी. अब आपने क्या करना है, इस एग को लो और उठा के पानी में डाल दो. ठीक है ना. जब आप एग को उठा के पानी में डालोगे, बाहर से पानी एग के अंदर एंटर कर जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, and this membrane act as a semi-permeable membrane, which is a special type of membrane which allow only water molecule to pass through them. तो मैंने क्या बोला, एग लो, उठा के पानी में डाल दो, स्वेल कर जाएगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा. दूसरे केस के अंदर क्या बोला मैंने, एग को उठा के NaCl के सॉल्यूशन में डाल दिया. एग को उठा के जब आपने NaCl के सॉल्यूशन के अंदर डाला
तो अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, और अंदर से बाहर जाएगा तो एग क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। पहले वाले प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे एंडोऑस्मोसिस, दूसरे वाले प्रोसेस को हम बोल रहे थे एक्सोऑस्मोसिस। एक और एग्जांपल लिया मैंने ग्रेप्स का, ग्रेप्स लो और उठा के NaCl का सॉल्यूशन में डाल दो, ग्रेप से पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है, और ग्रेप क्या करेगा, आपका श्रिंक कर जाएगा। दूसरे वाले केस के अंदर क्या बोला, ग्रेप को उठा के पानी में डाल दो या किशमिश को उठा के पानी में डाल दो, पानी बाहर से अंदर चला जाएगा, स्वेल कर जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसमें आप लिखो पहला पॉइंट, क्या ऑस्मोसिस में, सॉरी ऑस्मोसिस नहीं, क्या डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी? नहीं थी। डिफ्यूजन में थी, ऑस्मोसिस में थी? हाँ, तो लिखो पहला पॉइंट, 2 कॉलम की टेबल बना लो, एक में लिखो ऑस्मोसिस, एक में लिखो डिफ्यूजन, एक में लिखो ऑस्मोसिस, एक में लिखो डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में लिखो आप, इन ऑस्मोसिस a semi permeable membrane is used, a semi permeable membrane is used, ऑस्मोसिस में लिखना है। डिफ्यूजन में आप लिख लो, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। ठीक है जी, ये तो सबसे बड़ा सिंपल सा डिफरेंस था। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट ऑस्मोसिस में लिखो, देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस में लिख रहे हैं हम, देयर इज ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड दैट टू, TOO वाला, एंड दैट टू थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एंड दैट टू थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, ऑस्मोसिस के अंदर यही तो पढ़ा था आप लोगों ने कि वाटर मॉलिक्यूल का ही फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब चलते हैं डिफ्यूजन की तरफ। द सॉल्वेंट एज वेल एज द सॉल्यूट, the solvent as well as the solute molecules, the solvent as well as the solute molecules move directly into each other. The solvent as well as the solute molecule move directly into each other. अगर हम वापस इधर आ जाए तो मैंने आपको सिर्फ सॉल्यूट के बेसिस पे बताया था कि कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ भी जाएंगे। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा थी, यहाँ पे कम थी, तो यहाँ से यहाँ का जो फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। इधर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स कम है क्योंकि कंसंट्रेशन कम है, इधर ज़्यादा है तो इधर से इधर कम फ्लो होगा, नेट फ्लो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूट के बारे में बात करी। सॉल्वेंट को किसी ने मना थोड़ी ना करा फ्लो करने के लिए, सॉल्वेंट भी फ्लो करता है, ठीक है ना। बट ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है, नो सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस में लिख लो आप, क्या लिखा अभी तक आपने पॉइंट? अच्छा लिख लिया, ये वाला पॉइंट लिख लिया हमने, है ना। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में आ जाओ, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। It takes place from lower concentration. It takes place from lower concentration to higher concentration. है ना, यही तो पढ़ा ना हमने। ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, आपके जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ जाते हैं, मतलब लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेके हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, वही लिखवाया मैंने। डिफ्यूजन में लिखो, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम higher concentration to lower concentration. It takes place from higher concentration to lower concentration. ठीक है। अगर आप डिफ्यूजन के बारे में बात करो तो मैंने सॉल्यूट के बेसिस पे
नेट फ्लो कहाँ बताया था, ऊपर की तरफ बताया था, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लेके लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तक। ठीक है जी। जो आपका डिफ्यूजन होता है ना, अगला पॉइंट, जो आपका डिफ्यूजन होता है ना, वो सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, गैस के लिए भी एप्लीकेबल होता है, बट ऑस्मोसिस सिर्फ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। लिखो फटाफट से, ऑस्मोसिस के अंदर लिखो, इट अप्लाइज टू सॉल्यूशंस ओनली, इट अप्लाइज टू सॉल्यूशंस ओनली। और डिफ्यूजन में लिख लो, इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड कॉमा लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है जी। और अगला पॉइंट है, आप डिफ्यूजन को ना तो रोक सकते हो ना तो रिवर्स कर सकते हो, बट ऑस्मोसिस को आप रोक भी सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो। तो लिख लो अगला पॉइंट, ऑस्मोसिस में लिखो, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये हम डिस्कस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हम डिस्कस करेंगे और रिवर्स ऑस्मोसिस भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो पॉइंट आपको लिखवाया है ना, इस पॉइंट के अंदर दो टर्म्स हमारी आ जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, और आज ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने अभी ऑस्मोसिस में क्या लिखा है, इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन विद हायर कॉन्सेंट्रेशन, और डिफ्यूजन में लिख लो आप, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो जी, अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं एसपीएम के बारे में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होती है नेचुरल मेम्ब्रेन, एक होती है आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। नेचुरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या आ सकता है, वेजिटेबल मेम्ब्रेन आ जाएगा, एनिमल मेम्ब्रेन आ जाएगा, पिग्स ब्लैडर आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की तरफ। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा पार्चमेंट पेपर नंबर 1, सेलोफेन शीट नंबर 2। ध्यान से सुनना, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसका एग्जांपल है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड का प्रेसिपिटेट बना लो, वो भी फ्रेशली, मतलब बिल्कुल तुरंत बनाना है, ऐसा नहीं है बना के आपने रख दिया उसको 2 दिन बाद यूज कर रहे हो। ठीक है जी। और क्या यूज कर सकते हो आप आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के अंदर, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है जी, सब लिखवाऊंगा, ये पॉइंट सब लिखवाऊंगा। नेचुरल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। नेचुरल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया आपका वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, पिग्स ब्लैडर। आर्टिफिशियल में आ गया पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन शीट या फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें मैंने एग्जांपल बताया है फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कॉपर फेरोसाइनाइड, और क्या बताया है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल। जो प्रेसिपिटेट होता है ना, उसको हमें सपोर्ट करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, पोरस पॉट पे ही प्रेसिपिटेशन कर देते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड की। हाँ, ऐसे पॉट जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आंखों से नहीं दिखेंगे बट होते हैं। ठीक है जी। अब लिखते हैं, इसमें आप लिखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 लिखो आप, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नंबर 1 लिखो आप, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसमें आप लिखो वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स, वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स, वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स एंड एनिमल मेम्ब्रेन्स which are found, vegetable membranes and animal membranes which are found just under the outer skin, which are found just under the outer skin of the animals and plants, which are found just under the outer skin of the animals and plants. फुल स्टॉप करते हुए लिख लो द पिग्स ब्लैडर, फुल स्टॉप करते हुए लिख लो द पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन
एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। द पिग्स ब्लैडर इज द मोस्ट कॉमन एनिमल मेम्ब्रेन यूज्ड। ठीक है जी, नेचुरल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, वेजिटेबल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, पिग्स ब्लैडर। नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट लिखो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, टू बी प्रिसाइज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें आप लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन, parchment paper, cellophane, and certain freshly precipitated cellophane, CELLOPHANE। पार्चमेंट की स्पेलिंग आती है ना, पार्च, PARCH, पार्चमेंट, MENT, पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन एंड सर्टेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, certain freshly precipitated inorganic substances। example copper ferrocyanide, example copper ferrocyanide, comma silicates of iron, cobalt, nickel, silicates of iron, cobalt, nickel, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद लिखो फुल स्टॉप करते हुए, सर्टेन फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉमा सिलिकेट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, एटसेट्रा। ठीक है जी, फुल स्टॉप करते हुए, द प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंसेज हैव टू बी सपोर्टेड, द प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंसेज हैव टू बी सपोर्टेड ऑन सम मटेरियल, द प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंसेज हैव टू बी सपोर्टेड ऑन सम मटेरियल and this is achieved by preparing the precipitate, and this is achieved by preparing the precipitate in the walls of a porous pot, and this is achieved by preparing the precipitate in the walls of a porous pot, and this is achieved by preparing the precipitate in the walls of the porous pot। ठीक है जी, तो हमने मेम्ब्रेन भी डिस्कस कर लिया। अब आप हेडिंग डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आप हेडिंग डालो ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो जी, हमने क्या करा, एक बीकर लिया हमने, ठीक है। बीकर के अंदर मैंने इन्वर्टेड थिस्टल फनल ऐड कर दिया। ऐसा होता है थिस्टल फनल, ठीक है। ये लो जी, ऐड कर दिया। यहां आपने मेम्ब्रेन लगा दी। कौन सी मेम्ब्रेन? या तो आप बोलो, हाँ, या तो आप लगा दो पार्चमेंट पेपर, सेलोफेन लगा लो, पिग्स ब्लैडर लगा लो, जो मर्जी लगा दो। ठीक है जी, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक, अंदर आपने क्या करा है, शुगर सॉल्यूशन ऐड करा है। अंदर आपने शुगर सॉल्यूशन ऐड करा है। क्या ऐड करा है? ठीक है जी, और इसको आपने किस में डिप कर दिया? वाटर के अंदर।
बता दो क्या होगा। अंदर है शुगर सॉल्यूशन, बीच में आ गई मेम्ब्रेन, बाहर है पानी, ऑस्मोसिस होगा। वाटर का फ्लो कहाँ से होगा, कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा। जब वाटर का फ्लो यहाँ से यहाँ होगा अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये थिस्टल फनल के अंदर लेवल राइज नहीं कर जाएगा, करेगा ना लेवल राइज। भैया जी आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अंदर घुस जाएंगे ना, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होने की वजह से जो अंदर लेवल था सॉल्यूशन का वो राइज कर जाएगा। तो नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कहाँ करें डायग्राम ड्रॉ, नीचे कर देते हैं आफ्टर ऑस्मोसिस करके। ये आ गया बीकर हमारा, ठीक है जी। ये थिस्टल फनल बना देते हैं फिर से। ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई। अब आपका लेवल राइज कर गया, ये लो जो राइज्ड लेवल है वो मैंने बना दिया, और ये रहा आपका वाटर लेवल, ठीक है। तो यहां से लेके ये जो हाइट आई है ना, यही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। 11th में एक चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका रिमूव हो गया। रिमूव वैसे नहीं होना चाहिए था, वो एक अच्छा चैप्टर है। तो वहाँ पे प्रेशर्स को कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइट। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंट्रेंस के बेसिस पे। एनीवेज ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, समझ में आ गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऑस्मोसिस हो रहा है कब तक होगा, ये भी तो पॉइंट है ना, जब तक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा था और लेवल राइज कर रहा था, कब तक करेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो जितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं चलता है, ठीक है, समझ आया। ड्रॉ कर लो, फिर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ये फनल आपने लैब में देखा होगा, नहीं देखा, चलो आई टेक माई वर्ड्स बैक, सॉरी। करेक्ट सर, हम लैब ही नहीं गए। लैब गए हो, आज ही गए होते दिन में। हाँ जी, इसमें आप लिख लो डेफिनेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर may be defined as the equilibrium. Osmotic pressure may be defined as the equilibrium. Hydrostatic pressure. Osmotic pressure may be defined as the equilibrium. Hydrostatic pressure of the column set up as a result of osmosis. Osmotic pressure may be defined as the equilibrium hydrostatic pressure of the column set up as a result of osmosis. I repeat, osmotic pressure may be defined as the equilibrium hydrostatic pressure of the column set up as a result of osmosis. ठीक है जी, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना। ठीक है, बीच में मैंने डाल दिया जी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बोले तो SPM, SPM, ठीक है। इधर एक ट्यूब बना देते हैं थोड़ी ब्रॉड सी, बीच में हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो है ही, इधर भी ट्यूब बना देते हैं छोटी सी, नॉट ब्रॉड, ठीक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलो, दो कंपार्टमेंट्स हैं, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमने रख दिया सॉल्वेंट, ठीक है जी। यहाँ मैंने रख दिया सॉल्वेंट, देख लो पहले आप, और यहाँ रख दिया मैंने सॉल्यूशन, ठीक है जी। यहाँ मैंने रख दिया सॉल्यूशन। तो आपको पता ही है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, पूरा भरा पड़ा है, पूरा भरा पड़ा है, ठीक है ना।
पूरा भरा पड़ा है। ठीक है जी, पूरा भरा पड़ा है। तो ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस होगा तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब खुद सोचो, जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो इस ब्रॉड ट्यूब में लेवल भी तो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है ना। मैं चाहता हूँ मेरा ऑस्मोसिस रुक जाए। कैसे रुकेगा? आप प्रेशर अप्लाई कर दो। कहाँ अप्लाई करोगे? जाहिर सी बात है सॉल्यूशन साइड पे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पिस्टन लगा दो, यहाँ पिस्टन लगा दो। पिस्टन की हेल्प से ही तो प्रेशर अप्लाई करोगे, और इतना ही प्रेशर अप्लाई करना है कि ऑस्मोसिस रुक जाए, इतना ही अप्लाई करना है। भाई यहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे लेवल बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरा ऑस्मोसिस रुक जाए। कैसे रुकेगा? यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दो, और प्रेशर आपने इतना ही अप्लाई करना है कि ऑस्मोसिस रुक जाए। इसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी लिखवाऊंगा, ऐसे सुन लो वर्बली। द प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब एक बात बताओ, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर अप्लाई कर दूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? उल्टा ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगा। अब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ जाना शुरू हो जाएंगे, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है जी। तो पहले तो आप डायग्राम ड्रॉ करो, फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखवाता हूँ। लिखो जी। द प्रेशर अप्लाइड, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर, the minimum excess pressure applied, the minimum excess pressure applied to the solution side, the minimum excess pressure applied to the solution side to just the minimum excess pressure, the minimum excess pressure applied to the solution side, the minimum excess pressure applied to the solution side to just stop the flow of, to just stop the flow of osmosis, the minimum excess pressure applied to the solution side to just stop the flow of osmosis is known as osmotic pressure. The minimum excess pressure applied to the solution side to just stop the flow of osmosis is known as osmotic pressure. ठीक है जी। और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दो, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर अप्लाई कर दो, तो ऑस्मोसिस उल्टा शुरू हो जाएगा, उसे हम बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें आप लिख लो, इसमें आप लिख लो, इफ अ प्रेशर हायर देन, इफ अ प्रेशर हायर देन, इफ अ प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, if a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, if the pressure higher than osmotic pressure is applied to the solution, the solvent will flow, the solvent will flow from the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent. The solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. Through the semi-permeable membrane. The process is called reverse osmosis. The process is called reverse osmosis.
द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट लाइन से लिखो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। नेक्स्ट लाइन से लिखो एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें एप्लीकेशन जो आपको डिस्कस करनी है, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीई फिर सैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। इसमें आप लिखो दैट इज रिमूवल ऑफ सॉल्ट, दैट इज रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, दैट इज रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इसमें आप लिख लो, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इधर ही सुन लो, पहले तो सुन लो। ऐसे रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हम बात करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर आप अप्लाई करोगे तभी रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोचो, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, तो ये मेम्ब्रेन फट भी तो सकती है। तो डीसैलिनेशन के केस में या रिवर्स ऑस्मोसिस के केस में जो मेम्ब्रेन हम यूज़ करते हैं वो बदल देते हैं, सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन यूज़ कर लेते हैं। तो लिखो एज वेरी हाई प्रेशर, as very high pressure have to be applied, as very high pressure have to be applied for reverse osmosis, as very high pressures have to be applied for reverse osmosis, the semi permeable membrane, the semi permeable membrane generally used, the semi-permeable membrane generally used is that of cellulose acetate. The semi-permeable membrane generally used is that of cellulose acetate placed over a suitable support. Placed over a suitable support. Placed over a suitable support. Next line से heading डालो, एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, यहां लिख देता हूं, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, यह आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ये आपकी हो गई सेकेंड इक्वेशन। दोनों को कंबाइन कर दो, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओ, आर आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर आपका यहाँ पे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है जी, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है। तो आर की आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज यूज नहीं करनी है, आर की यहाँ पे आपने सिर्फ दो वैल्यूज यूज करनी है, इधर 0.0831 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, या आपने यूज करनी है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। दो ही वैल्यू आपने आर की यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, और ये जो मैंने अभी इक्वेशन बना के दिखा दी, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन। ठीक है जी, तो आज हमने क्या क्या देख लिया है, काफ़ी सारा देख लिया। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया, डिफ्यूज़न डिस्कस कर लिया, ऑस्मोसिस डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डिस्कस कर लिया, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की दो डेफिनेशन देखी है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस,
और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी केमिस्ट्री की वीडियोस पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।